हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ और उसके डेरिवेशन की बात करी थी। वहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी मिस हो रही थी कि ओम्स लॉ जो होता है उसकी क्या लिमिटेशन है, और ओम्स लॉ का जो वेरिएशन ग्राफ ड्रॉ होता है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, वो ग्राफ ड्रा करना था, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है रजिस्टेंस, जिसका फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और उस रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के साथ उसकी एसआई यूनिट, उसका डायमेंशनल फार्मूला, और डायमेंशनल फार्मूले के साथ ही रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पतले वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, मोटे वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। और पिछले लेक्चर में इसको कनेक्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा फार्मूला था रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हमने फार्मूला निकाला था ml/n/e²a टाउ। ये फार्मूला रेजिस्टेंस का हमने डेराइव करा था पिछले लेक्चर में। अब इस फार्मूले के बेस पे हम ये बताएंगे कि ये रेजिस्टेंस जो है ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। फार्मूला रेजिस्टेंस का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया था कि जो R होता है वो R इज इक्वल टू जो होता है वो V/I होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो ये फार्मूला होता है। और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कंडक्टर के द्वारा जो है करंट के फ्लो में जो अपोजिशन ऑफर किया जाता है, जो रुकावट डाली जाती है, वो उस वायर का रेजिस्टेंस कहलाता है। और हर एक वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, फार्मूला ये हो गया, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला हो गया। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो ओम होती है, जिसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम निकालेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला भी मैं आपको इससे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। R इज इक्वल टू V/I। तो बच्चों, आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज का जो डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको मालूम है, करंट का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको मालूम है, तो हम रेजिस्टेंस का भी डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपको वोल्टेज का फार्मूला नहीं आता है तो मैं आपको पूरा फार्मूला आज जो है बना के समझाऊंगा कि किस तरह से इस फार्मूले को अपन बनाएंगे। तो देखिए, वोल्टेज का हमारे पास फार्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, और वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो जो V का जो डायमेंशन आएगा ये हो जाएगा ml²T⁻²। ये होता है किसका, वर्क का। और अपॉन में चार्ज है, वो चार्ज का होता है 80। तो कुल मिला के जो वोल्टेज है इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा ml²T⁻²। तो पहले से है ऊपर और एक ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा A⁻1। तो ये फार्मूला डायरेक्ट मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। तो हमारे पास जो वोल्टेज का फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा ml² और T⁻³ और A⁻1। ओके, और नीचे जो करंट है, करंट की जो डायमेंशन होती है आपको पता है एम्पियर में मेज़र करते हैं, और एम्पियर की जो डायमेंशन होती है वो A ही होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू जो होता है वो हो जाएगा ml² T⁻³ और A⁻2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है, इसको आप समझना किस तरह से बनाते हैं और इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब रही बात जो वेरिएशन ग्राफ ड्रा करना पिछले लेक्चर में रह गया था, उसको हम ड्रा कर देते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसमें वोल्टेज, और ये मान लो y एक्सिस पे जो है मैं ये x एक्सिस, y एक्सिस पे वोल्टेज को ड्रा करा, x एक्सिस पे करंट को ड्रा करा। तो जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ हमको मिलता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये हमको एक कांस्टेंट मिलता है, स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलता है। क्योंकि हमको पता है कि जो वोल्टेज, यहाँ पे देखिए, वोल्टेज और करंट सीधे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, तो कांस्टेंट रूप में ये बढ़ेगा। तो इसका जो हमको ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी। किस तरह से मिलेगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये होगा V∝I। ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। अब मैं आपको लिमिटेशन डिस्कस करके बता देता हूँ कि जो ओम्स लॉ होता है उसकी अपनी कुछ लिमिट है। हर एक एप्लीकेंस के ऊपर वो अप्लाई नहीं होता है, हर एक मटेरियल के ऊपर वो अप्लाई नहीं होता है। तो ओम्स लॉ जो है वो हमको ये चीज़ बताता है कि कंडक्टर के लिए जो है, जितने भी कंडक्टर है, और हमको मालूम है कि जितने भी मेटल होते हैं वो सारे मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर के अंदर जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होनी चाहिए। ये दो मेजर फैक्टर है जिसके ऊपर जो है ओम्स लॉ डिपेंड करता है, उसकी लिमिट इन दोनों में बंधी हुई है। कौन कौन सी? इट इज़ ओनली
ट्रू फॉर मेटालिक कंडक्टर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो इस तरह से ये जो डिस्कशन था, ये पिछले लेक्चर का जो बचा हुआ जो पोर्शन था उसको मैंने आपके सामने डिस्कस करा है। फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और वेरिएशन ग्राफ वोल्टेज बिटवीन करंट क्या होता है। ओके बच्चों, अब मैं इसको रफ करके इस फार्मूले के बेस पे जो है रजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है या रजिस्टिविटी क्या होती है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो आप इसको पोस्ट करके नोट कर ले। ओके, कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखिए इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से मैं रजिस्टिविटी भी निकाल सकता हूं। रजिस्टिविटी में आपको अभी डिस्कस करके बताऊंगा कि रजिस्टिविटी होती क्या है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां से जो है ये हो जाएगा m/n (e²τ). इन दोनों फार्मूले में आप देखोगे कि रजिस्टेंस में जो फैक्टर आ रहे हैं वो लेंथ आ रही है, नेचर ऑफ द मटेरियल आ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है, वो टेम्परेचर आ रहा है। बाकी दो चीज़ तो कांस्टेंट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, ये किसी से चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर हमको सीधे सीधे दिख रहे हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और टाउ जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर मेजर 4 फैक्टर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी एक्चुअली यहाँ से बनती है कि ये जो, अगर मैं यहाँ से जो फॉर्मूला है इसी को, ये देखो पूरा, ये पूरे को अगर मैं इसमें जो है कांस्टेंट मान लेता हूँ, ये वाला जो चीज़ है पोर्शन, तो एल को भी लेना पड़ेगा। इसमें केवल इसमें क्या आ रहा है, एक तो हमने किसको छोड़ा है, लेंथ को छोड़ा है, और नीचे जो है हमने क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इन क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ को छोड़ के अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी एक प्रकार का रेजिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, जो कि यहाँ पर इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखिए कि इनमें क्या चीज़ आएगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो केवल 2 ही चीज़ें इसमें हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नेचर ऑफ द मटेरियल, और टाउ मतलब टेम्परेचर। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब आप थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकली देखें। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जब हम किसी चीज़ को फ्लो कराना चाह रहे हैं तो अगर उसके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो है वाइड है और एक रास्ता जो है वो नैरो है, तो आप थोड़ा सा आप बताइए कि उसमें किस में उसको इजी जो है फ्लो होना लगेगा। तो ओबियसली जो वाइड रास्ता है वहाँ पे उसका फ्लो अच्छा होगा, और जो नैरो रास्ता है वहाँ पे थोड़ा उसको अपोजिशन ज़्यादा फेस करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2 वायर है, एक वायर जो है वो कुछ इस तरह का है और एक वायर जो है आपके पास कुछ इस तरह का है, तो दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और इस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि फॉर्मूले में भी हमको दिख रहा है कि एल जो है लेंथ है इसके प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा लेंथ रखेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही उसका कम होगा। तो पहला हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसमें हम लिख सकते हैं कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है। इसी में क्रॉस सेक्शन एरिया भी आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बड़ा करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि अगर हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया को जो है कम करना होगा, और रेजिस्टेंस को कम करना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाना होगा। ओके, हम ये भी बात करेंगे कि हम रेजिस्टेंस क्यों बढ़ाना है घटाना चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले फैक्टर को डिस्कस कर लें। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा जो फैक्टर होगा रेजिस्टेंस का वो हो जाएगा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n के। 1/n मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है कि हर एक मेटल के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत सारी मात्रा में होते हैं। तो हर एक जो कंडक्टर होता है उसकी जो टेंडेंसी होती है वो भी अलग अलग होती है। कॉपर वायर लेंगे तो उसकी टेंडेंसी अलग होगी, एल्यूमिनियम वायर लेंगे तो उसकी टेंडेंसी अलग होगी, सिल्वर वायर लेंगे तो उसकी टेंडेंसी अलग होगी। तो कुल मिला के जो है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के जो कंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। ओके, और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है बच्चों कि टेम्परेचर यानी कि थर्मल एनर्जी। अगर हम किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा चेंज हमको देखने को मिलता है। अगर हम फॉर्मूले से देखें तो जो रेजिस्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है काय के, टाउ के। अब टाउ क्या है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। अब फिर वापस पिछले लेक्चर में अपन जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को जब हमने डिस्कस करा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कोलाइड होता है थर्मल एनर्जी की वजह से, जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बैटरी के थ्रू। तो थर्मल एनर्जी जो है वो कैसे मिलेगी उसको, टेम्परेचर से। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बच्चों तो जो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका कोलिजन तेज़ी से होगा, और जब कोलिजन तेज़ी से होगा तो उसका जो दो आयंस के बीच का जो सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम इंटरवल है जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं बच्चों, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। फटाफट जो है वो अपना रिलैक्सेशन टाइम कंप्लीट करेगा। तो उससे हम बताएंगे कि ये टाउ डिक्रीज़ हो रहा है, और जब टाउ डिक्रीज़ होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये 4 मेजर फैक्टर थे जिसके ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रजिस्टिविटी एक प्रकार का कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि जो चार्ज होता है वो चार्ज जो है किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, उसका अंतर्निहित गुण होता है। उसी प्रकार जो रजिस्टिविटी होती है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर का फिक्स्ड होता है, और वो केवल 2 ही चीज़ से चेंज हो सकता है, और वो है टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कॉपर वायर का अलग, सिल्वर वायर का अलग। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अपन देखें कि ये जो वायर है, ये दोनों वायर जो है मान लो कॉपर के हैं, ये दोनों वायर कॉपर के। अब इन दोनों कॉपर वायर में हम रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी को अगर डिस्कस करें तो आप देखो दोनों वायर कॉपर के हैं, इसका मतलब दोनों के मटेरियल सेम होंगे। अब मटेरियल सेम होंगे तो रजिस्टिविटी पे जो है कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों की रजिस्टिविटी सेम होगी। बट क्या रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पतला वायर होता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो मोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों डिफरेंट चीज़ें। जो रजिस्टिविटी होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, ये उसका इंटरनल प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है उसकी होती है, इसकी ओम होती है। तो रजिस्टिविटी जो होगी वो ओम इंटू मीटर, क्या हो जाएगी? ओम इंटू मीटर। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो रजिस्टिविटी के जो 2 मेजर फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ रजिस्टिविटी या जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं रो, ये डिपेंड करता है काय के ऊपर? एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और दूसरा जो है टेम्परेचर टाउ। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज़ जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करिए। अब टेम्परेचर सबसे मेजर फैक्टर होने वाला है। टेम्परेचर को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर में देखिए कि ये टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर को जो है मैं यहाँ पे जो है एन के टर्म में डिस्कस करता हूँ और यहाँ पे टाउ के टर्म में डिस्कस करता हूँ। तो दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा उसको हम चेक कर रहे हैं। देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से जो कंडक्टर होगा उसके जो आउटर सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसके कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जिनको अगर थोड़ी सी भी अंदर से एनर्जी मिल जाए तो फटक से वो बाहर कूद जाएगा। उस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत ज़्यादा है, 10⁻29 पर
क्यूबिक मीटर जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में। अब उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन करोड़ 10 करोड़ में आप और कितना बढ़ाओगे तो आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। वही चीज़ अगर रिलैक्सेशन टाइम या टाउ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, अगर इस फैक्टर की बात करूं तो इस फैक्टर के बढ़ने से, एन के बढ़ने से, देखिए आप एन के बढ़ने से रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता कि नहीं होता ये देखते हैं अपन। और रेजिस्टेंस भी देख सकते हो आप इसमें कि एन के बढ़ने से जो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, होना चाहिए, लेकिन होता कि नहीं होता वो हम देखेंगे इधर। अब यहाँ पे टाउ में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ डिक्रीज़ होगा, टाउ डिक्रीज़ होगा तो जो रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी है वो दोनों इंक्रीज़ होगी। अब आप देखिए, एक तो कह रहा है कि टेम्परेचर की वजह से ये दोनों डिक्रीज़ होंगे और एक कह रहा है कि टेम्परेचर की वजह से ये दोनों इंक्रीज़ होंगे। तो बच्चों कंक्लूज़न यहाँ पे ये है कि जो एन और टाउ दोनों में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो टाउ होता है, क्योंकि एन ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर की वजह से एन में कोई ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं होता है। तो जो टाउ चेंज होता है तो टाउ के चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज़ होती है बच्चों। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होती है क्या होती है, दोनों इंक्रीज़ होती है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन था ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर ही था। ओके, रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला भी आप इस जो पिछला बताया था उसके आधार पे आप बना सकते हो। तो इस तरह से आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, आपने इस लेक्चर के लिए टाइम दिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।